हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई में भी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। जब भी आप पढ़ें तो ये आपको एक एडवाइस है कि आप अपनी नोटबुक यानी कॉपी, पेन और बुक अपने सामने रखें। ठीक है, तो आज चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी सेट थ्योरी, जो एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक है, उसके टॉपिक सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, और ख़ास तौर से 7 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक 16 क्वेश्चंस तक हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें जो पहले की वीडियो है सेट थ्योरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी। आपको यह बताना है कि किन्हीं सेट ए और बी के लिए क्या पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी ट्रू है या नहीं है। तो खैर ट्रू है या नहीं है, ये चलिए हम अभी देखते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पी ए क्या है। देखिए, अगर ए कोई सेट है तो सेट ए के पावर सेट को हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर सेट क्या होता है? सेट ए के जितने भी सबसेट होते हैं, जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है ना, जब उन्हें एक सेट के रूप में लिखा जाता है तो वो जो सेट हमें मिलता है वो पी ए होता है, यानी पावर सेट ऑफ ए। इससे पहले भी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो चलिए ऐसा करते हैं, एक सपोज कर लेते हैं हम लोग। लेट ए इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए स्मॉल ए, ठीक है, और बी इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए स्मॉल बी। तो पी ए कितना हो जाएगा? पी ए पावर सेट ऑफ ए। तो देखिए, किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं, ठीक है ना, एक तो एम्प्टी सेट यानी नल सेट जिसे अपन कहते हैं, वो सभी का सबसेट होता है, और एक खुद वो सेट, वो सबका खुद का सबसेट होता है ना। तो एक तो हो गया एम्प्टी सेट और एक हो गया ये सेट, ये पी ए आ गया। ठीक इसी तरीके से पी बी कितना हो जाएगा? पी बी बताइए कितना हो जाएगा? ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा और ये बी हो गया, है ना। यही हुआ ना। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? पी ए यूनियन बी निकालना है। अच्छा, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसे नल सेट को खाली ब्रैकेट से नहीं दिखाते हैं तो आप फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, फाई, और ये हो जाएगा बी। इसको हमने फाई लिख दिया। अब क्या निकालना है? पी ए यूनियन पी बी। क्या आ जाएगा भाई? फाई, है ना, ए यूनियन फाई एंड बी, दोनों का यूनियन निकाल दीजिए तो कितना आ गया? फाई ए, और फाई तो एक ही बार आएगा, बी एक, ये आ गया। ये आ गया हमारा पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, पी ए यूनियन पी बी, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है? अब हम आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस क्या है? पी ए यूनियन बी। तो पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी, है ना। ए यूनियन बी निकालिए, कितना आ जाएगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये आ गया अपना ए बी। ठीक है, इसका पावर सेट बनाते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा? फाई, यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, अब इसके सबसेट बनाइए। तो एक सबसेट ये हो गया ए लेकर के, दूसरा बी लेकर के एक सबसेट हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ये सबसेट थे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये आ गया सेकंड नंबर। अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड से क्या दोनों सेम है? नहीं है। क्यों? इसमें
ये वाला एलिमेंट है, इसमें है ही नहीं कहीं, है ना। तो क्लियर बाय 1 and 2, पी ए यूनियन पी बी, देखो जरा ढंग से, ए यूनियन बी, क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये है कि ये जो दे रखा है, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कहता है कि शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, हमें ये शो करना है कि किन्हीं भी सेट ए और बी के लिए क्या शो करना है कि ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और सेकंड में शो करना है कि ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो चलिए पहले शो करते हैं फर्स्ट वाला, है ना। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी को लेकर के। अच्छा ये बताइए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं इसे? इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है सिंस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। अच्छा अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये कई बार अपन ने डिस्कस किया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं। जैसे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो क्या लिख देते हैं इसे? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये लिखते हैं। अच्छा इसको बताया कैसे था? मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि इसको समझने के लिए, इन सारी चीजों को समझने के लिए पहले तो आप ये समझिए इंटरसेक्शन का मीन मतलब होता है एंड, और इसे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट के साइन से भी, मल्टीप्लाई के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। और यूनियन का मतलब होता है और इसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर देख लीजिए कि ए, ठीक है ना, इंटरसेक्शन को हमें किससे रिप्लेस करना है? क्रॉस बी प्लस सी। अब बिल्कुल इसे सिंपल आइडेंटिटी, सिंपल ब्रैकेट खोल दीजिए, जैसे अपन सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं। कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी, है ना, प्लस ए क्रॉस सी, ये तो आया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब क्रॉस को इंटरसेक्शन से और प्लस को यूनियन से चेंज कर दो तो देखिए क्या आता है। लो जी, याद हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, यूनियन जब ये इस तरीके से लिखा हो तो देखो ध्यान से, ए इसको ले लीजिए बाहर, ठीक है ना, ये बाहर आ गया, ठीक है। इन दोनों के ये बीच में साइन क्या है? इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन साइन आ गया, ठीक है। इन दोनों को बी और सी को यूनियन के साथ लिख दीजिए, ठीक है, समझ गए ना। ए और ए मतलब कॉमन आ गया, ये बाहर लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, यानी इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दिया, और बी और सी के साथ बीच में क्या लग रहा है? यूनियन लग रहा है, तो यूनियन लगा करके इसे लिख देते हैं। मतलब याद करने का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो अब यहां भी देखिए, सुनिए, ए और ए, पहले ए लिख दीजिए, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, है ना। अब इन दोनों को साथ साथ लिख दीजिए, कितना हो गया? बी यूनियन बी डैश, राइट। बी यूनियन बी डैश ये कितना होता है? ये यूनिवर्सल के इक्वल होता है, सिंस बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन यू ए के इक्वल होता है, यानी हैंस प्रूव्ड। यही चेक वो शो करना था, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? ए यूनियन डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन
ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर वही, अच्छा यहां लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लो, ठीक है, यहां भी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर दीजिए यूज। क्या आ जाएगा देखिए भाई, ए यूनियन बी, है ना, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। अब ए यूनियन ए डैश, जैसे बी यूनियन बी डैश, बी यूनिवर्सल सेट था, वैसे ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू, और ए यूनियन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये कितना आएगा बताएं, ए यूनियन बी आएगा, ठीक है। यही शो करना है हमें, हेंस प्रूव्ड। तो बड़े आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन आसान बनाने के लिए आपको इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको खुद भी सॉल्व करने पड़ेंगे, सभी आइडेंटिटी, सभी फॉर्मूले, आपको सारे लॉ याद रखने पड़ेंगे कि हमें किस जगह कौन सी प्रॉपर्टी या लॉ इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। नोट कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ठीक है ना, ऑफ सेट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस्तेमाल करनी है। शो दैट, हमें शो करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो देखिए वैसे एक थोड़ा सा आइडिया ये है कि जहां भी यूनियन और इंटरसेक्शन साथ साथ आते हैं वहां हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब लगाइए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ गया, राइट। अब इसके बाद क्या है, आप देखिए ए यूनियन ए कितना हो गया, ए हो गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी वो सेट है जिसमें ए के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं, दोनों के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ए के साथ जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी में ए और बी के दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होंगे, और इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेना, इसका मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट्स ही कॉमन होंगे, है ना, इसीलिए क्या आ गया, ए आ गया, और ये आपको शो करना है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अच्छा यहां लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा ए इंटरसेक्शन ए तो नेचुरली ए ही होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, ये ए हो गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अच्छा देखिए सेम आ गया, ये देखिए सेम आ गया कि नहीं आ गया। अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, क्या आ जाएगी भाई, ए आ जाएगा भाई। ए का ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो ए और बी में कॉमन होंगे, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो उन कॉमन एलिमेंट्स का ए के साथ यूनियन लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेट ए ही आएगा। ये भी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में। चलिए 10th क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या है,
शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों इक्वल हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि बी इज इक्वल टू सी हो। तो देखते हैं, चलिए सपोज कर लीजिए लेट ए इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, और बी सपोज कर लीजिए 2 3, ठीक है, और सी सपोज कर लेते हैं हम 2 4, ठीक है। अच्छा, हमने जो सपोज किया है वो कैसे सपोज किया है ये भी आपको पता होनी चाहिए, कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, हमें ये शो करना है, मतलब ये हमें लेकर के चलना है। तब हमें ये शो करना है कि b इज इक्वल टू सी होना कोई जरूरी नहीं है, ये हमें लेकर के चलना है। इससे ये हमें शो करना है कि ये दोनों कंडीशन यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी तो होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि बी और सी दोनों सेट इक्वल हों। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले, देखिए कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फटाफट बताओ कितना आएगा, इंटरसेक्शन 2 3, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, ये रहा कॉमन एलिमेंट्स, है ना। ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, 1 2 इंटरसेक्शन 2 4, दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों, मतलब ये 2। क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट नॉट b इज इक्वल टू सी। देखिए क्या b और c इक्वल है, e और c इक्वल है क्या, नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू c, नॉट हटा दीजिए यहां से, बट b इज नॉट इक्वल टू c, मतलब ये है सीधा सा कि a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c अगर है तो b और c का इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। हाँ जी, 11th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आनंद भी आ रहा होगा, पढ़ने में भी आनंद आ रहा होगा। तो देखिए 11th क्वेश्चन क्या है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ, अब दे रखी है कंडीशन कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, यानी डिसजॉइंट सेट हैं। आप क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स ये कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। चलिए ठीक है ना, इन्हीं को अपन नंबर दे देंगे, और ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है, तो मैं इन्हीं को नंबर दे देता हूं, फर्स्ट और ये सेकंड। फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इज इक्वल टू बी, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए इज इक्वल टू बी। ध्यान दीजिए, सेट थ्योरी में जब हम a इज इक्वल टू बी प्रूफ करते हैं तो क्या शो करना होता है, हमें यह शो करना होता है कि a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a, यानी a तो b का सबसेट है और b a का सबसेट है। तब जब ये दोनों कंडीशन हम शो कर देते हैं तब आता है a इज इक्वल टू बी, यानी ये दोनों कंडीशन तब पॉसिबल होती हैं जब a इज इक्वल टू बी हो, ठीक है। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, यानी a इज इक्वल टू बी प्रूफ करने के लिए जरूरी है कि हम एक बार तो a इज द सबसेट ऑफ b प्रूफ करें, शो करें, और दूसरी बार b इज द सबसेट ऑफ a प्रूफ करें या शो करें, ठीक है ना। तब हम कह पाएंगे कि a इज इक्वल टू बी है, और ऐसे क्वेश्चन अपने इससे पहले भी किए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अपन लेते हैं कहां से, सेकंड से, है ना, बाय 2 क्या है अपने पास, a यूनियन x इज इक्वल टू बी यूनियन x, ठीक है। एक बार दोनों साइड, ठीक है, a के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। a इंटरसेक्शन a यूनियन x कई बार हमने प्रूफ किया है, ये किसके इक्वल होता है, ये a के इक्वल होता है,
है ना। और इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, ओ सॉरी ए इंटरसेक्शन एक्स, राइट। अच्छा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, देखो 5/1, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का 5 के साथ यूनियन लेंगे, 5 क्या यहां पर एम्प्टी सेट है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। और ये कंडीशन कब होती है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी तभी पॉसिबल है जब ए इज द सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट हो तभी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए के इक्वल होती है, ठीक है। चलिए, हमने यानी एक पार्ट तो प्रूफ कर दिया, और वो कौन सा पार्ट प्रूफ कर दिया, हमने ये पार्ट प्रूफ कर दिया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ये वाली कंडीशन हमने प्रूफ कर दी। अब हमें कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो देखिए अगेन ले लीजिए वही, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। जैसे आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लिया था वैसे ही अब हम किसके साथ लेंगे, बी के साथ लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, राइट। ये किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल। और इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हालांकि अभी हमने इसके पहले वाले पार्ट में किया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है, 5 के, तो 5 इज इक्वल टू बी चल रहा है ना। लिख दीजिए सिंस बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का 5 के साथ यूनियन कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी कब होगा, जब बी इज द सबसेट ऑफ ए हो, यानी बी ए का सबसेट होना चाहिए। अब देखिए, एक कंडीशन हमने प्रूफ की, ए इज द सबसेट ऑफ बी, एक कंडीशन हमने प्रूफ कर दी, बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी दोनों कंडीशन हो गई। ये दोनों कंडीशन कब पॉसिबल होंगी, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी ए का सबसेट हो, ये दोनों कंडीशन कब होंगी पॉसिबल, बाय 3 और 4, जब ए इज इक्वल टू बी हो, ठीक है। चेक करिए, आपको क्या शो करना था, आपको यही प्रूफ करना था, ए इज इक्वल टू बी, ये प्रूफ करना था आपको। प्रूफ हो गया, नोट कीजिए। हाँ जी, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना, बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। एंड शो, क्या शो करना है, एंड सॉरी ये होना चाहिए, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, ये होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसे 3 सेट आपको तैयार करने हैं जिनमें कंडीशन ये होनी चाहिए, इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी नॉन एम्प्टी हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5 हो। तो चलिए सपोज करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, सपोज कर लो
ए बी, ठीक है, और B इज इक्वल टू सपोज कर लीजिए बी सी, और C सपोज कर लीजिए ए सी, ठीक है। देखिए नाउ अब बारी बारी से सबकी वैल्यू निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, यानी ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कितना है, बी है, ठीक है ना, यानी बी आ गया। तो ये तो नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। इसी तरीके से निकाल लीजिए बी इंटरसेक्शन सी, बी सी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स लिख दीजिए ए सी, है ना। क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो ये आ जाएगा सी, ये भी नॉन एम्प्टी सेट है ना। अब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, देखिए इसको भी, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे ए, ये भी नॉन एम्प्टी है। अब क्या निकालना है, अब हमें शो ये करना है कि मतलब शो क्या, ये बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाई हो। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन ए सी, तीनों में देखिए कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई नहीं है। ए बी अगर इन दोनों में है ना, लेकिन बी इसमें नहीं है। इन दोनों में सी है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या आ गया, फाई आ गया, हो गया। तो जरूरी नहीं है कि मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं यही एग्जाम्पल ले जाए, आप इनके अलावा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई से भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना। मेन चीज ये है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नोट कीजिए 13 क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। क्या है, इन ए सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक सर्वे किया गया और उस स्कूल का सर्वे किया गया जिसमें 600 स्टूडेंट्स हैं, और सर्वे में क्या पाया भैया कि 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, ठीक है, एंड 225 टेकिंग कॉफी। उनमें से 150 स्टूडेंट्स तो चाय लेना पसंद करते हैं और 225 कॉफी। 100 स्टूडेंट्स वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों ही लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेना पसंद करते हैं। आप लोग बताइए, पहले अपनी बात बताइए कि आप टी लेना पसंद करते हैं, कॉफी लेना पसंद करते हैं, या दोनों ही लेना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तरह से दोनों ही चीजें लेना पसंद करते होंगे, है ना। चलिए, तो क्या दे रखा है, गिवन, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। देखिए 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, उस टोटल मतलब जो स्कूल में, उस स्कूल में जिसका सर्वे हुआ उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 600 थे। तो जब टोटल की बात होती है तो ये यूनिवर्सल सेट होता है, यानी एन यू इज इक्वल टू 600, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम कि टी को तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉफी को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी से, ठीक है। तो एन टी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी कितना है, 150, ठीक है, टेकिंग टी, एंड 225 टेकिंग कॉफी, एंड सी इज इक्वल टू 225, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, इन दोनों के बीच में एंड वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो एंड वर्ड आता है, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन है। कई बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एंड आता है बीच में तो इंटरसेक्शन है, और आता है तो फिर यूनियन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो नाउ यूनियन निकाल लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, कई बार हमने इस फॉर्मूले को यूज किया है ना। क्या होता है, एन टी कितना है, 150 प्लस एन सी 225 माइनस 100,
कितना हो गया 150 और 225 375 -100 यानी 275 आ गया। ये तो वो लोग हैं जो टी और कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है ना। टी एंड कॉफी वाले तो 100 थे, लेकिन टी और कॉफी वाले कितने हैं 275 हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि नाइदर टी नॉर कॉफी, ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो ना तो टी पसंद करते हैं ना ही कॉफी पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of student who take neither tea nor coffee means क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन टी इंटरसेक्शन सी और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, और इससे कैसे निकालेंगे एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। ये फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे, ठीक है ना। तो एन यू कितना है 600 माइनस एन टी यूनियन सी कितना है 275, कितना बचा 325। यानी 325 लोग ऐसे हैं जो ना तो आपकी चाय पसंद करते हैं और ना आपकी कॉफी को पसंद करते हैं ना, ठीक है ना। ना टी पसंद करते हैं ना कॉफी पसंद करते हैं। अच्छा देखिए, ये हमने इन फॉर्मूले से किया है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसे हम वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, चलिए ध्यान देना है आपको कि वेन डायग्राम से कैसे करना है, ठीक है। देखिए क्योंकि अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं, और जब कंपटीशन में आते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम उसे फॉर्मूले से करें। वेन डायग्राम से बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए ये हो गया ए सी और ये, ठीक है, ये हो गया यू। अच्छा, इसको मैंने टी सपोज कर लिया और इसको सी, राइट। अच्छा ठीक है, यू कितने हैं टोटल, कितने हैं 600, ये तो है 600 यानी 600, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें एंट्री किस तरीके से करेंगे हम, एंट्री किस तरीके से करनी, तो बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ये देखिए कि दोनों चीजों को पसंद करने वाले कितने हैं। अच्छा, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, ये किसका होता है, टी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। अच्छा, टी इंटरसेक्शन सी कितना है 100, ये 100 जो स्टूडेंट्स है वो दोनों चीजें पसंद करते हैं। देखिए टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 100, यानी 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है। अब 100 दोनों चीजें लेने वाले हो गए। अब आपको केवल टी वाले देखने हैं। केवल टी वाले कौन से हैं, 150 हैं। टी वाले कितने हैं 150, ये हैं 150, ठीक है। लेकिन अब ये कौन सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है टी, ये दिख रहा है आपको पूरा सर्कल जो टी का है, ठीक है। और इसमें से 100 ने ये स्पेस कवर कर रखा है, यानी 100 उसमें से टी और कॉफी दोनों ही लेते हैं। तो केवल टी वाले कितने बच गए 50, ओनली टी। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, कॉफी लेने वाले कितने हैं 225, कितने हैं ये 225, ठीक है। 225 वाला एरिया कितना है, ये कंप्लीट जो सर्कल है वो कॉफी का है, ये पूरा कॉफी का है, ठीक है ना। अब कॉफी में 100 ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं कॉफी भी लेते हैं, तो इनको तो हटा दीजिए, कितना बच गया 125, कितना बचा ये 125 बचा, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं जो टी और कॉफी, यानी कोई टी पसंद करता है, कोई कॉफी पसंद करता है, कोई दोनों चीजें पसंद करता है, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा पार्ट क्या हो गया,
ये पूरा पार्ट, ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या हो गया, टी यूनियन सी हो गया ना। क्या हो गया ये, टी यूनियन, सॉरी एक मिनट, हाँ ये मतलब वो वाला पार्ट हो गया जिसमें चाय पसंद करते हैं, कॉफी पसंद करते हैं और दोनों ही पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो कितना हो जाएगा, टी यूनियन सी कितना हो जाएगा, 50 प्लस 100 प्लस 125 कितना आ गया, 150 275। ठीक है, यही आया था। ये जो जोन है यानी ये जो पार्ट है वो ये है जिसमें टी या कॉफी दोनों में से कोई ना कोई पसंद करते भी हैं, दोनों भी पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उन स्टूडेंट्स के नंबर्स बताने हैं जो न तो कॉफी लेते हैं और ना ही क्या लेते हैं, टी पसंद करते हैं। वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा बाकी का जो है ना। ये वाला जो पार्ट है यानी इस वाले पार्ट को हटा करके जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, ना तो आपकी चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। ठीक है ना, तो एन टी इंटरसेक्शन सी डैश कितना हो जाएगा, एन यू माइनस एन टी यूनियन सी, यानी 600 माइनस 275 तो 325। मतलब इतने लोग 325 ऐसे हैं जो नाइदर टेक मतलब हु टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, 325 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी, नो हिंदी, 100 स्टूडेंट्स हिंदी जानते हैं, 100। ठीक है ना, हिंदी के हो गए साहब। 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ठीक है, तो अगर हम हिंदी को H, इंग्लिश को E और बोथ का मतलब हो गया H इंटरसेक्शन E। ठीक है, ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, ईच ऑफ स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी उनमें से प्रत्येक जो स्टूडेंट है वो हिंदी और इंग्लिश में से कोई ना कोई जानता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, तो हिंदी और इंग्लिश यानी आपको क्या निकालना है, एच यूनियन ई, ये निकालना है। सिंपल फॉर्मूला है, एच दे रखा है आपको, ई दे रखा है, एच इंटरसेक्शन ई दे रखा है और एच यूनियन ई आपको निकालना है। तो निकाल सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, उस ग्रुप में कितने होंगे, एच यूनियन ई वाले। अब हम इसे वेन डायग्राम से करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया और ये आपका एक हिंदी और एक इंग्लिश हो गया। हमने इसको बना दिया हिंदी, है ना, और हिंदी में कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स जानते हैं हिंदी को। ये इंग्लिश, इंग्लिश को कितने लोग जानते हैं, 50। ठीक है ना, और ये वाला पार्ट किसके लिए होता है, ये H इंटरसेक्शन E वाला पार्ट है। तो बस अब इसकी एंट्री करिए। पहले तो H इंटरसेक्शन E यानी दोनों को जानने वाले कितने हैं, 25, यहां लिख दिया 25। ठीक है, समझना ध्यान से। हिंदी 100 जानते हैं लेकिन 25 ऐसे भी हैं जो दोनों लैंग्वेज को जानते हैं, यानी 25 तो ऐसे हैं जो इंग्लिश को भी जानते हैं, है ना। हटा दीजिए उसको, तो ओनली हिंदी कितना बचा, 75। यानी कैसे आया ये जो डिजिट आया है वो इसमें से इसे माइनस करने के बाद आया है। ठीक है ना, कैसे मतलब मिला है हमें, 100 माइनस 25, तब हमें ये 75 मिला है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश जानने वाले कितने हैं, 50, लेकिन 25 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जानते हैं, तो हिंदी वाले हटा दीजिए, कितना बचा, 25। ठीक है ना, तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे बताइए। तो देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स
इन द ग्रुप। कितने होंगे बताइए? अच्छा आप ही बताइए कितने होंगे? यही होंगे बस जो बचे हैं वो। 75 प्लस 25 प्लस 25 यानी 125। इतने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, ठीक है ना? आई बात समझ में? नोट कर लीजिए। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना? इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों के सर्वे में, इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, ठीक है? तो ये अच्छा 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। फाइंड मतलब क्या है? देखिए 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं, एक एच है, एक टी है और एक आई है। 60 लोगों का सर्वे किया गया, तो क्या दे रखा है? गिवन, ठीक है? टोटल 60 पीपल हैं तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ये, ठीक है? इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच कितना पढ़ते हैं? 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, और टी वाले न्यूज़पेपर को कितने हैं पढ़ने वाले? 26। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, अच्छा आई को भी पढ़ने वाले 26 ही हैं, वेरी गुड। 9 रीड बोथ एच एंड आई, बोथ एच एंड आई, तो एन एच इंटरसेक्शन आई कितने हैं? 9 है। 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी यानी एच इंटरसेक्शन टी, एंड आ रहा है बीच में, ठीक है? और 8 लोग ऐसे हैं जो टी और आई दोनों पढ़ते हैं, तो 8 रीड एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 3, ठीक है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एक तो ये है निकालना, क्या क्या है हमें निकालना है द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना? क्या निकालना है हमें? तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, वन ऑफ द न्यूज़पेपर, के ऐसे लोगों की संख्या बतानी है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर उनमें से जरूर पढ़ता है, ठीक है ना? और दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो, चाहे वो एच पढ़ते हो या टी पढ़ते हो या फिर क्या पढ़ते हो? आई पढ़ते हो। तो चलिए अब हम इसे वेन डायग्राम से बनाते हैं, ठीक है ना? वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ये हो गया यू, बना दीजिए सर्कल, और ये हो गया ये, ठीक है? अच्छा अब हम इसको तो सपोज कर लेते हैं एच, इसको टी और इसको आई। अब देखिए पहले तो आप ये देखिए कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तीनों न्यूज़पेपर कितने लोग हैं? 3। और ये वाला पार्ट जो है दिख रहा है आपको, ये ऐसा पार्ट है जो तीनों का पार्ट है। इसमें एच वाला भी पार्ट है ये इससे, इसमें आई वाला भी पार्ट है इससे, और इसमें टी वाला भी पार्ट है, ये वाला सर्कल ऐसे, ठीक है ना? तो टोटल कितने हैं? 3। आई बात समझ में? ठीक है। अब एच और टी पढ़ने वाले कितने हैं? एच और टी पढ़ने वाले 11, ठीक है ना? 11 है, लेकिन इसमें से देखिए ध्यान से, 11 है एच और टी वाले ये, मतलब लेकिन इसमें से 3 ऐसे हैं यानी जो एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। तो इस 11 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना बच गया? 8, ठीक है? अब ये किसका पार्ट है? ये एच और आई का है।
एच और आई देखिए, एच और आई कितना है 9, 9 लोग हैं, ठीक है ना, और 3 ऐसे जो तीनों पढ़ते हैं, तो टोटल कितने बच गए 6, वो ऐसे हैं जो एच और आई पढ़ते हैं, ठीक है। अब टी और आई देखिए, टी और आई में कितने हैं 8, ठीक है, 8 में से 3 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से कितना आ गया 5 आ गया, राइट। अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं एच वाले को देखते हैं, तो एच के टोटल कितने हैं 25 हैं, एच के टोटल कितने हैं 25 हैं, ठीक है ना। लेकिन 25 ये कौन सा पार्ट है, ये 25 ये पूरा वाला पार्ट है, ये तो पूरा 25, ठीक है ना। लेकिन ऑलरेडी इसमें कितने हैं 8 + 3 + 6 ऑलरेडी हैं उसमें, समझ लीजिए ध्यान से, ये टोटल 25 हैं, एच के कितने हैं 25 हैं, h इज इक्वल टू 25, ठीक है ना, और t इज इक्वल टू 26, चलिए लिख देता हूं मैं, i इज इक्वल टू 26, टोटल 25 है, लेकिन 8 3 6 पहले से ही है इसमें, तो अब कितने बच गए, अब बच गए 8 + 3 11 + 6 17, यानी कितने बच गए 8 बच गए, ठीक है, जो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब टी 26 में देखिए ये वाला पार्ट सब ये टी का है, समझ रहे हैं आप, और इसमें 8 3 और 5 लोग पहले से ही इस ग्रुप में हैं, तो अब कितने बच गए 26 होने के लिए 8 और 3 11 5 16, यानी 10 बच गए, ठीक। अब इसको देखिए, ये आई वाले है ना, आई वाले टोटल कितने 26 हैं, 26 हैं। अब इस 26 का पार्ट कौन सा है, ये पूरा ये रीजन जो है ना, ये 26 का है, ये जो एरिया है। अब इसमें से 6 + 3 9 + 5 यानी 14 पहले से हैं, तो अब कितने और रह गए हैं 12 रह गए, कितने रह गए 12 रह गए, बस। अब निकाल लीजिए द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, और दूसरा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, दोनों को निकाल लीजिए, है ना। तो द नंबर ऑफ फर्स्ट है ना, द नंबर ऑफ people who read at least one of the newspaper, कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए 8, है ना, +8 +10 +5 +12 +6 +3, कितना आ गया 8 8 16 10 26 और 5 31 और 12 43 और 6 49 और 3 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम यानी एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं, है ना। अब सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, इतने लोग क्या हैं एच पढ़ने वाले हैं, इतने लोग टी पेपर को पढ़ने वाले हैं, और इतने लोग एच ओनली लिखना चाहिए, तो इसको लिखने की डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, नहीं तो अपन को एच ओनली एन टी ओनली एन आई ओनली लिखना होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8 + 10 + 12, कितना हो गया 12 और 8 30 और 40 लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही पेपर को पढ़ते हैं, नहीं कुछ गलत हो गया 30 हो गया, 12 + 8 20 + 10 30, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए कहता है इन ए सर्वे
इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। 21 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, तो एन ए इज इक्वल टू हो गया 21। ठीक है, ये गिवन है, गिवन। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, और बी को लाइक करने वाले कितने हैं? 26 हैं। एंड 29 लाइक्ड प्रोडक्ट सी, और सी को लाइक करने वाले कितने हैं? 29। ठीक है। इफ 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स ए एंड बी, अच्छा ए एंड बी को लाइक करने वाले कितने हैं? 14, है ना। 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, सी एंड ए, सी इंटरसेक्शन ए को कितने हैं? 12। 14 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट्स बी एंड सी, बी और सी को यानी बी एंड सी को कितना है? 14। एंड 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, अच्छा तीनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले भी मौजूद है इसमें, वो 8 हैं। फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एन सी ओनली, है ना, ये हमें निकालना है। वेन डायग्राम से करते हैं, चलिए। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है ना। देखिए, एक पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे। ठीक है, ये तो यूनियन हो जाएगा, है ना। तो 3 सेट हैं अपने पास, ए बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है, ये ए बी सी हो गया, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं इसमें एक चीज और लिख देता हूं, है ना। ये वाला जो पार्ट है ए और बी का ना, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बी और सी का है, ये बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो सी और ए का है, यानी सी इंटरसेक्शन ए है। ठीक, यहां से लिख देता हूं, ये जो पार्ट है वो है सी इंटरसेक्शन ए, और ये जो पार्ट है वो तीनों का है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए एंट्री करते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 8। ठीक है, 8। अब ए इंटरसेक्शन बी, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूं। ये तो मैंने केवल आपको ध्यान रखने के लिए बताया है कि किस तरीके से कौन सा पार्ट है। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना है अपने पास? 14 है। ठीक है। अब 14 है तो 8 पहले से इसमें है। भाई ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कौन सा है? ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन इसने सी ने भी कवर कर रखा है ये वाला हिस्सा, तो सी वाला पार्ट हटा दीजिए। 14 में से कितने बच गए? 6, राइट। अच्छा, ये वाला पार्ट बी इंटरसेक्शन सी का है। बी इंटरसेक्शन सी कितना है? ये रहा 14, लेकिन 8 यहां पहले से है। 8 यहां पहले से है कि नहीं? तो कितने बच गए? 6, राइट। ये ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है। ए इंटरसेक्शन सी कितना है? 12 है, लेकिन 8 लोग पहले से इसमें हैं, तो बाकी के कितने बच गए? 4 बच गए। ओके, अब ए में आ जाइए। ए का पार्ट कौन सा? ए का ये पूरा सर्कल है, देखिए ध्यान से, ये पूरा सर्कल ए का है, और इसमें पहले से ही कितने हैं? 6 + 8 14 + 4 18 है, और ए में कितने हैं? 21 है, तो 18 ये निकल गए, कितने बच गए? 3 बच गए। अच्छा, बी में देखिए, बी में कितने हैं? 26 हैं बी में। ए में तो हैं टोटल कितने? 21। बी में है आपके 26 और सी में है 29। ठीक है, तो देखिए अब बी में देखते हैं। बी में 26, लेकिन बी का कौन सा पार्ट है? ये पूरा पार्ट बी का है, देखो ये वाला, और इसमें पहले से कितने हैं? 6 + 8 + 6, यानी 6 6 12 और 8 20 20 पहले से हैं, तो कितने बच गए?
6 बच गए। अब सी के लिए आ जाइए। सी के लिए 29 है। कौन सा पार्ट? ये पूरा पार्ट 29 का है, लेकिन इसमें 8 4 + 8 + 6 पहले से हैं, तो कितने हो गए? 8 + 4 + 6 18, और ये टोटल है 29, तो कितने बच गए? 11 बच गए। अब देखिए, ये जो पार्ट है ये वाला, ये ओनली बी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ओनली ए, और ये वाला जो पार्ट है वो है ओनली सी, राइट। तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या है? एन सी ओनली। कितने हैं? 11। ये रहे, ठीक है ना। चेक करो, आंसर पता लग जाएगी। तो देखिए, वेन डायग्राम से बड़े इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। नोट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखिए।